Hello and welcome back, dear parents, in our channel Study Mantras with Aditya. Dear parent, नेशनल सिक्योरिटी की सीरीज में इस समय हम राज्यवार उत्तर पूर्व के राज्यों की स्थिति को देख रहे हैं। किस प्रकार से उग्रवादी समस्याओं से कौन कौन से राज्य कितने ज़्यादा प्रभावित हैं, इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने नागालैंड के बारे में पूरी तरीके से बताया और उसके सारे ही डायमेंशंस को हमने डिस्कस किया, क्योंकि नागालैंड एक ऐसा राज्य है उत्तर पूर्व का जहाँ पर ये सारी समस्याएं, एक इंसर्जेंसी की जो समस्या है वो शुरू होती है। देखिए, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार मैप को देख लें और नॉर्थ ईस्ट के जो इतने भी स्टेट हैं उन सारे स्टेट्स का जो स्थिति है उस स्थिति को देख लें कि कौन सा स्टेट किस स्टेट के बगल में है, कौन किससे बाउंड्री शेयर करता है। इन सब चीज़ों को एक बार देख लें। इससे क्या होगा कि एक विजुलाइजेशन आप कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। देखिए, मणिपुर के बारे में बहुत ही कुछ अच्छी बातें भी हैं वर्तमान में, और इससे कुछ जुड़ा हुआ कुछ एक कह सकते हैं कि बहुत अशांत एक इसका भूत भी रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मणिपुर के बारे में भौगोलिक स्थिति आप सभी देख रहे हैं उसका, और इसकी जो जननांकीय स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है कि खास करके यहाँ पे 3 प्रकार के ट्राइब्स रहते हैं, जनजाति रहती हैं। एक है मैती, जो बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि लगभग लगभग पूरे आबादी का मणिपुर के ये 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ नागा, इसके बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में भी बात कर रखी है, और कुकी। इन चीज़ों को थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे, इन जाति को समझने का प्रयास करेंगे, जनजातियों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मणिपुर की अस्थिरता है वह इन जातियों की वजह से ही है। तो इसे हम समझेंगे आखिर ये स्थिति ऐसी क्यों है। तो जो मैती हैं ये मणिपुर के उन क्षेत्रों में बसते हैं जो अपेक्षाकृत समतल कहे जाते हैं, समतल माने जाते हैं, और ये जो होते हैं मुख्यतः हिंदू धर्म को मानते हैं और वैष्णव परंपरा का ये पालन करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू ही धर्म को बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मुस्लिम्स भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। तो ये भी हमें दिखाई देते हैं मैती समुदाय के अंतर्गत। बात नागा की करें तो नागा जो है वो मुख्य रूप से नागालैंड वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जिस प्रकार से नागा के लोग एक ग्रेटर नागालिम बनाने की बात कर रहे हैं, और उसमें वह उन क्षेत्रों को जोड़ने का बात कर रहे हैं जिसमें जो क्षेत्र लगभग दूसरे राज्यों में भी पाए जाते हैं, जैसे कुछ असम के ज़िले हो गए, कुछ मणिपुर के ज़िले हो गए, कुछ म्यांमार का क्षेत्र हो गया, उनको लेकर के वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में, उसी क्रम में कुछ नागा लोग जो है मणिपुर में भी रहते हैं। तो अब नागा लोग मणिपुर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी इच्छा तो वही होगी कि हाँ, हम एक नागालिम बनाएं और उसी का एक पार्ट बने। तो ये नागालिम बनाना चाहते हैं। कुकी की बात करें तो कुकी भी एक प्रकार का वहाँ पे जनजाति है जो कि एक अलग राज्य चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो है ना एक बिल्कुल डिफरेंट अलग राज्य बन जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुकी जो जनजाति के लोग हैं वो निवास करें। तो कुकी समुदायों का अपना एक एजेंडा है, नागाओं का अपना एजेंडा है, मैतियों का अपना एजेंडा है। मैती तो एक तरह से देखा जाए तो सोचते हैं कि स्थानीय हैं और वो पूरा अपना अधिकार जमाए रखना चाहते हैं, पूरा अधिकार बना कर रखना चाहते हैं। अब जब इतना ज़्यादा इन अलग अलग समुदायों के बीच में समस्याएं हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के प्रति संघर्ष तो करेंगे। तो ये जो है नागा और कुकी खास करके पहाड़ी जिलों में बसते हैं, ज़्यादा जो पहाड़ी वाले एरिया हैं उसमें रहते हैं। तो इनके बीच अक्सर आप देखेंगे कि हिंसक घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। देखिए, मणिपुर की बात जब हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें जो उग्रवादी गतिविधियाँ हैं उनकी शुरुआत लगभग 1964 से स्टार्ट होती है, और अलगाववादी एक जो मानसिकता है वो उनके अंदर पनपना स्टार्ट करती है कि वो भारत से अलग होना चाहते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों को सुलझाने का प्रयास भारत सरकार लगातार करती है, और उसी का परिणाम होता है कि जो मणिपुर है उसको 1972 में एक अलग राज्य का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दे दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होता है, और आपको मैंने नागालैंड के बारे में बता रखा है कि नागालैंड को भी 1963 में एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपको, दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे आप द मैच द फॉलोइंग में से आंसर सही कर लेंगे। अगला 1978 में एक डेवलपमेंट ये होता है कि जैसे अब पहले क्या था कि उनको अलग होना था तो इसलिए उन्होंने उग्रवादी गतिविधियाँ स्टार्ट कर दी। फिर भारत सरकार ने उनसे बातचीत करके उनके मामले को समझ करके उनको एक अलग राज्य का दर्जा दिया। तो ये क्या था, एक जो उनकी चाह थी उससे कहीं न कहीं उसको उसको मतलब कम किया गया, उसको फुलफ़िल किया गया। अब जब एक अलग राज्य बन गया तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि वो अलग देश की बात अगर करेंगे तो उससे फिर तो भारतीय जो सुरक्षा बल हैं वो उनको हाथ खोलने का मौका मिलेगा।
लेकिन अब वो क्या करते हैं कि 1978 के आसपास में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भारत से अलग हों, लेकिन वो अलग होने के लिए कुछ वैलिड रीज़न ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा रीज़न हम पोर्ट्रे करें, ऐसा कौन सा रीज़न हम मणिपुर के लोगों को बताएं जिसके माध्यम से ज़्यादा लोग हमारे साथ हो सकें, हमारा साथ दे सकें। तो इस संबंध में विकास, आप सभी जानते हैं, विकास के नाम पे चुनाव जीते जाते हैं, विकास के नाम पर चुनाव हारे भी जाते हैं। तो इन दलों ने विकास के अभाव की बात की कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं है, इस विकास की समस्या है, अगर हम अलग बनते हैं तो फिर हम अपना विकास करने की स्थिति में रहेंगे। स्थानीय संसाधनों के दोहन की बात करी कि जो हमारा जितना भी हमारा रिसोर्सेज है उनका दोहन जो दूसरे लोग कर ले रहे हैं उसका हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों को मुद्दा बनाते हुए वो हिंसक आंदोलन फिर से स्टार्ट कर देते हैं, फिर से एक वायलेंस करना स्टार्ट करते हैं और भारत संघ से अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें भारत में तो रहना ही नहीं है, अब हमें भारत से जो है बाहर जाना है, भारत से हम अलग होना चाहते हैं, ये बात वो कहते हैं। और जब ये सब चीज़ें होती रहती हैं, घटनाएं बढ़ती रहती हैं, तो लगातार देखेंगे आप कि होते होते 1999 का टाइम आता है। तो 1999 में कुछ दल, जो ढेर सारे अलग अलग दल मणिपुर के अलग राज्य, अलग देश बनने के लिए संघर्षरत थे, तो वो मिल करके एक दल बनाते हैं, एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसको नाम दिया जाता है मणिपुर पीपल लिबरेशन फ्रंट, जिसमें आप देखेंगे कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट जो उस समय वर्क कर रहे थे संगठन वो भी शामिल होते हैं और एक मुख्य चेहरा बनाया जाता है मणिपुर पीपल लिबरेशन फ्रंट। जब आप अपने आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको इन संस्थाओं के नाम, संस्था तो नहीं कह सकते, जो संगठन है इनके नाम आपको जरूर उसमें मेंशन करने अपने आंसर में, क्योंकि ये मणिपुर की शांति और अशांति के बीच में एक दीवार है, तो इनके बारे में आपको जरूर बताना है। तो जैसे पीएलए हो गया, जैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, ये भी मणिपुर का बहुत ही कुख्यात एक संगठन है। उसी प्रकार से यूएनएलएफ हो गया, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, फिर पीआरई पाक हो गया, पीपल्स लिबरेशन रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेई पाक। तो इनके बारे में आपको मेंशन करना आवश्यक है, खास करके आपको पीएलए के बारे में मेंशन करना आवश्यक है, मणिपुर पीपल लिबरेशन फ्रंट के बारे में मेंशन करना आवश्यक है। तो ये क्या करते हैं अपना, अब जैसे होता यह है कि अगर आपको किसी से बातचीत करनी है तो 10 लोग तो उसमें लीडर होंगे नहीं, कोई एक ही लीडर बनेगा, उसी से बातचीत सही से हो सकती है। नहीं तो फिर 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे, तो फिर वो संगठन का जो उद्देश्य है, संगठन का जो जो संगठन चाहता है, जो संगठन करना चाहता है, जो कहना चाहता है, वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने क्या किया कि एक संगठन बनाया जिसमें अपने आप को डिजॉल्व कर दिया इन्होंने, और उसे उसे नाम दिया मणिपुर पीपल लिबरेशन फ्रंट। अब इस जब ये बनता है तो फिर एक जैसे चेहरा मिल जाता है किसी भी दूसरे पार्टी से बातचीत करने के लिए। देखिए, अब जहाँ तक बात करें मणिपुर की, तो कुछ कुछ घटनाओं की बात करनी छोड़ दें तो ये मणिपुर काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल है, क्योंकि ढेर सारे संगठन, जैसे खास करके जनजाति, जो जनजाति हैं, ये आपस में देखिए समस्याएं क्रिएट करती हैं। अब आप इसे समझने का प्रयास करें, ध्यान से सुनिएगा कि आखिर समस्याएं क्यों हैं। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि जो नागालैंड वाला हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपसे बताया था कि नागालैंड में लोग चाहते हैं, पीपल चाहते हैं कि वो एक अलग राज्य नागालैंड बनाएं। ओके। और उसके साथ ही साथ फिर अब मैं कहता हूँ मैती और कुकी, ये जो दो समुदाय हैं, ये क्या कहते हैं, ये चाहते हैं कि हम अलग राज्य बनाएं। कुकी चाहते हैं कि हम एक अलग, अपना एक जो कुकी समुदाय के लिए एक अलग हम राज्य बनाएं, तो उनका ये एक मानना ये है। मैती चाहते हैं कि हम अपनी जगह पर रहें, हमारे संसाधनों का दोहन ना हो, और जो हमारी डेमोग्राफी वो चेंज ना हो, हमारा जो जनजाति एक जननांकी है वो कहीं चेंज ना हो। तो आप देखेंगे इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ इसमें और ऐड करनी पड़ेगी। जैसे नागालैंड जब बनेगा, नागालिम जब बनेगा, हालांकि बनेगा नहीं, नागालिम की जो मांग उठती है उसमें जो क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र वो मणिपुर के भी हैं, लेकिन जो मैती समुदाय है या कुकी समुदाय है, ये अब मणिपुर के क्षेत्र को तो देने नहीं देंगे नागालिम को। तो इस वजह से होता यह है कि मैती समुदाय का भी नागा और कुकी समुदाय से क्या होता है, झड़प होती है, संघर्ष होता है। तो यहाँ पे आपस में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस वजह से ये लगातार चलता रहता है और ये अभी भी चल रहा है। अगर आतंकवाद की बात करें तो एक बात ये सामने आती है कि जो उत्तर पूर्व में जितने भी राज्य हैं भारत के, उसमें मणिपुर की स्थिति काफ़ी खतरनाक है आतंक, क्योंकि लगातार आप देखेंगे जो उग्रवादी हैं, अलग अलग समुदाय के लोग उग्रवादी हैं, और उनकी संख्या भी किसी और दूसरे उत्तर पूर्व के राज्य के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ज़्यादा इंसिडेंट मिलते हैं आपको मणिपुर में, और ये आपस में क्या करते हैं, लगातार हिंसक वारदातें करते रहते हैं, क्योंकि इनका आपस में जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करता है, वो एक दूसरे के खिलाफ जाता है। तो विभिन्न दलों की किसी एक मांग पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिस वजह से आप देखेंगे कि राज्य में उग्रवाद की समस्या जो है और भी जटिल हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भारत सरकार के सामने हमें दिखाई देती है।
तो अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आगे। देखिए, नागालैंड के साथ निरंतर संघर्ष में जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसकी बात करते हैं, जो मैंने अभी कुछ देर पहले वो बताया। इस सामान्य तौर पे जब संघर्ष होता है तो ये क्या करते हैं, NH-37 जो कि वहाँ से गुजरता है, उस हाईवे को बंद कर देते हैं। तो ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है। एक चीज़ देखने को मिलती है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो उग्रवादी दल हैं वो एक मांग करते हैं सरकार से कि जो आबादी हैं और जो आदिवासी तथा गैर आदिवासी हैं, इनके बीच में मतलब इनको दूर रखने के लिए, मान लीजिए कि आबादी जहाँ पे है, आबादियों के बीच से जो गैर आदिवासी हैं, यानी कि जो ट्राइबल्स नहीं हैं, जो बाहर से आकर के रह रहे हैं, उनको बाहर करने के लिए, उनको बाहर भगा कर रखने के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था करने की मांग करते हैं ये भारत सरकार से। कहते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है, हमारे जो ट्राइब्स हैं और जो दूसरे बाहर से आ जाते हैं, हम चाहते हैं कि ये दोनों दूर दूर रहें, यानी कि जो दूसरे बाहर से आके वो हमारे इलाके को छोड़ कर चले जाएं। और इसके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इनर लाइन परमिट की व्यवस्था को शुरू कर सकती है। अब इनर लाइन परमिट क्या होता है, जैसा कि आप इसके शब्द से समझ सकते हैं, इनर लाइन परमिट यानी कि अंदर के लाइन में जाने की परमिशन। तो अब इसमें होता क्या, देखिए, एक प्रकार का ये एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, वीज़ा नहीं कह सकते, एक पेपर होता है, दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रकार का एक यात्रा दस्तावेज होता है जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करता है ताकि वो किसी ऐसे क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जा सकें जो क्षेत्र संरक्षित है, कंजर्व किया गया है जिस क्षेत्र को, जहाँ पे नॉर्मली जाने की मनाही होती है। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जो रिस्ट्रिक्टेड है, उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आपको नहीं जाना है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो आपको कुछ देर के लिए परमिट दे सकती है कि आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। इसे ही कहते हैं इनर लाइन परमिट। तो इस प्रकार की एक वैकल्पिक व्यवस्था की मणिपुर के जो विभिन्न दल हैं वो मांग कर रहे हैं। हमने मणिपुर के बारे में चीज़ों को देख लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे हमने सारे देख लिए और आपका नोट्स बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बात करते हैं मिज़ोरम की। देखिए, मिज़ोरम में भी मिज़ोरम को मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मिज़ोरम एक मॉडल के रूप में है। मॉडल कैसा? देखिए, समस्याएं तो नॉर्थ ईस्ट की लगभग सारे ही स्टेट में रही हैं, लेकिन मिज़ोरम जो रहा है यह एक ऐसा एक स्टेट रहा है जिसने समस्या के समाधान का विकल्प दिखाया है, इसका एक मॉडल दिखाया है। तो समस्याएं तो सभी सारे स्टेट में हम देखेंगे, लेकिन अगर उसके समाधान के लिए कोई मॉडल का एग्जाम्पल हम दे सकें तो मिज़ोरम का होगा, और ये कितना अच्छा होगा। हम इस मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मॉडल कौन सा था, किस प्रकार से मिज़ोरम ने उग्रवादिता पर कंट्रोल किया, उस पर काबू पाया। इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो मिज़ोरम है उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो दल है उसका नाम है MNF, यानी कि मिज़ो नेशनल फ्रंट। होता क्या है मिज़ोरम में, जो जाति और अलगाववादी, यही दो आयामों पे संघर्ष होता है मिज़ोरम में। और इसकी शुरुआत जो है 1966 से होती है और लगभग 1980 तक ये जारी रहता है, यानी कि लगभग 14 साल ये जारी रहता है। लेकिन उसके बाद जून 1986 में मिज़ोरम समझौता होता है। लगभग 20 साल का संघर्ष चलता रहता है, उसके बाद एक समझौता होता है और समझौते के माध्यम से संघर्ष जो है समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन ये समझौता होता कैसे, क्या कारण होता है कि समझौता अच्छे तरीके से हो जाता है, इसकी ये जो कहानी है ना, यही एक मॉडल है, यही मिज़ोरम का एक मॉडल के रूप में हमें दिखाई देता है। तो देखिए, समझौता जब होता है तो इसके 3 कारण हैं और 3 कारणों की वजह से ये समझौता जो है सफल होता है। हम कहते हैं, वो कहते हैं ना कि जब आपको अगर किसी चीज़ को सही करना है तो अगर लोगों का साथ मिल जाए तो वो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक कलेक्टिव एफर्ट सभी लोगों ने, सारे ही पक्षों ने लगाया है, जिसके माध्यम से जो मिज़ोरम है उसकी समस्याओं का समाधान किया गया है। जो सबसे पहला था, तो उस समय जो तत्कालीन आपके राजीव गांधी जो उस समय जीवित थे, इन्होंने जनता के साथ, मिज़ोरम की जनता के साथ बहुत ही एक सकारात्मक बातचीत करी, एक सद्भावनापूर्वक उन्होंने अपनी बात कही और जनता ने उनके रवैयों को जो है बहुत अच्छे तरीके से लिया, उनके रवैये का स्वागत किया कि ठीक है, ये चाहते हैं कि मिज़ोरम में स्थिति सुधरे तो हम भी इनका साथ देंगे। उसके साथ साथ इस समय एक जो सीएम वहाँ के रहते हैं, आई थिंक कांग्रेस के सीएम थे वो, तो उनका नाम था लालथंग हवाला। तो लालथंग हवाला ने क्या किया कि जो मिज़ोरम MNF के जो मिज़ो नेशनल फ्रंट के जो अलगाववादी नेता थे लाल देंगा के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आप अगर अगर हम संघर्ष को खत्म करने के लिए अगर आपको हमारे सीएम की कुर्सी चाहिए तो हम सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। सोचिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि एक पृथकतावादी नेता, एक अलगाववादी नेता जिसका नाम लाल देंगा था, उसके लिए उस समय का सीएम अपनी चेयर, सीएम की कुर्सी को छोड़ देता है। तो ये देखेंगे आप कि ये दिखाता है कि
आपको अगर किसी समस्या का समाधान करना है तो कुछ अपने भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ-साथ जो मिज़ो सिविल समाज है इसने भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई, ख़ास करके उन महिलाओं ने जिन महिलाओं के कोई सगे-संबंधी या रिश्तेदार या प्रियजन किसी प्रकार के संघर्ष में जो है हताहत हुए थे, तो उन महिलाओं का भी दबाव लगातार समाज के माध्यम से बनाया जा रहा था। तो इन तीनों पक्षों ने मिल कर के मिज़ोरम को जो है उग्रवादिता के दौर से बाहर निकाल लिया। यह एक बहुत ही अच्छी बात हमें देखने को मिलती है और एक मॉडल के रूप में हमें ये मिज़ोरम दिखाता है कि देखिए किस प्रकार से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो मिज़ो नेशनल फ्रंट है उसके नेताओं ने अद्भुत हृदय परिवर्तन का परिचय दिया। एक समय जंगल में जो लोग रह रहे थे, जो विद्रोही के रूप में जंगल में रह रहे थे, अब वही मतपेटी के माध्यम से सचिवालय में बैठे राजनीतिज्ञ हैं। वही लोग चुने जा चुके हैं और चुन करके वो अब नेता बन गए हैं, लीडर बन गए हैं और सचिवालय में बैठकर कार्य कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहाँ के विद्रोहियों का आज के समाज की मुख्य धारा में। तो यह एक बहुत ही अच्छे मॉडल के रूप में हमें दिखाई देता है। तो अगर हम कहीं पे इन समस्याओं को दिखाएँ तो उसमें हम मिज़ोरम मॉडल का डिस्कशन भी कर सकते हैं कि मिज़ोरम मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके माध्यम से हम समस्याओं के समाधान को कर सकते हैं। आज मिज़ोरम देखा जाए कुछ इसके बारे में जान लीजिए आप कि इसके बारे में क्या-क्या अच्छी-अच्छी बातें हो चुकी हैं। तो यह सबसे अधिक शिक्षित राज्यों में शामिल है। जैसे केरल की बात करते हैं तो केरल, मिज़ोरम ये सब बिल्कुल टॉप 5 वाले जो स्टेट है ना, उनमें ये शामिल होते हैं। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यहाँ पे 90 प्लस लिटरेसी रेट है यहाँ पे। साथ ही साथ मिज़ो जो पुरुष हैं, महिलाएँ हैं, ये सर्विस सेक्टर में काफ़ी ख़ास करके होटल बिज़नेस में या फिर एयरलाइंस में अच्छी नौकरी पाने में सफल हुए हैं। क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट अच्छी है, इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जिस वजह से जो सर्विस सेक्टर है उसमें इनकी डिमांड होती है और ये काफ़ी अच्छी-अच्छी जगहों पे जॉब कर रहे हैं। इवन जो तत्कालीन जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, जो जो रामथंगा जो कि मिज़ोरम के मुख्यमंत्री हैं, ये मिज़ोरम को पूर्व का स्विट्ज़रलैंड बनाना चाहते हैं और मिज़ोरम को ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा विज़न है यहाँ पर। साथ ही साथ ये पड़ोसी देश जो म्यांमार और बांग्लादेश इनके साथ व्यापार और वाणिज्य की भी स्थितियों को मजबूत करना चाहते हैं और लगातार अपनी राज्य की समृद्धि के लिए प्रयासरत हैं। तो जब इस प्रकार के लोग सामने आएँगे, हाथ बटाएँगे तो फिर समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। बस ये है कि कुछ ज़्यादा नुकसान होगा, कुछ कम नुकसान होगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ती है और सैक्रिफ़ाइस के मामले में मिज़ोरम ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है। अब बात करते हैं मेघालय का जो कि कह सकते हैं कि सबसे अगर कम कोई राज्य प्रभावित अगर हुआ है उग्रवाद से उत्तर-पूर्व में, तो वो है मेघालय। उग्रवाद से सबसे कम प्रभावित उत्तर-पूर्व का राज्य। मेघालय में विभिन्न जनजातियों के बीच में अलगाव तथा आदिवासी एवं बाहर से आकर बसे अन्य जातियों के बीच में विभाजन, पहचान की समस्या, बढ़ता भ्रष्टाचार, बांग्लादेश से जो घुसपैठी आ जाते हैं उनके बसने से जो जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है, जनसांख्यिकी में परिवर्तन आता है, उससे जो समस्या उत्पन्न होती है, देसी आदिवासी आबादी में भी अल्पसंख्यक होने का डर है। तो मेन समस्याएं क्या है? आप देखेंगे कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो ट्राइबल्स वहाँ के हैं, वो ये उनको डर लगता है कि कहीं हमारी डेमोग्राफ़ी, हमारी जो जननांकी है वो चेंज ना हो जाए, कहीं बाहर के लोग इतने ज़्यादा ना आ जाएँ कि हम अल्पसंख्यक हो जाएँ यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, एक भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बांग्लादेश से घुसपैठी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं से वो जो है मेघालय जूझता है और ये समस्याएँ वहाँ पे हमें देखने को मिलती भी हैं। कुछ संगठन के बारे में हमारा मेघालय के बारे में जान लीजिए कि कुछ संगठन जैसे खास करके जो GNLA है, जिसे हम गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी कहते हैं, इसको 2009 में स्थापित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वह गारो लोगों के लिए एक पृथक गारो लैंड की स्थापना करना है। देखिए सबको अपना लैंड ही स्थापित करना है, किसी को नागालैंड, किसी को गारो लैंड स्थापित करना है। हाँ, इस प्रकार से फिर मिजोलैंड, मतलब एक लहर सी, जैसे इस पूरे क्षेत्र में, पूरे रीजन में एक लहर सी है अपने समुदाय, अपने जनजाति के लोगों को एक साथ लेकर के एक अलग राज्य या फिर एक अलग देश बनाने की। तो यहाँ पे गारो लोगों को गारोलैंड बनाने की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। देखिए गारो जो है वो एक गारो पहाड़ी है, उसी इलाके में रहते हैं मेघालय में। तो इनको आप मैप पे देख लेंगे, गारो, खासी, जयंतिया आसपास में ही तीनों पहाड़ियाँ दिखाई देंगी आपको। गारो हिल लिबरेशन आर्मी जो है, इसके एक एक आर्मी ये भी है जिसके द्वारा राज्य के पश्चिमी जिलों में अपहरण, फिरौती करना, कोयला खान मालिकों को निशाना बनाना इत्यादि कार्य किया जाता है। इसका मतलब कि जो डिस्टर्बेंस वाला कार्य है वो गारो हिल लिबरेशन आर्मी करती है। वो ढेर सारे जो अमीर होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनसे धन ऐंठते हैं, अपहरण कार्य करते हैं, फिरौती का कार्य करते हैं, इन सब चीज़ों को करते हैं। साथ ही साथ चूँकि ये वाला जो क्षेत्र है वो काफ़ी जो ओपियम इत्यादि है, गांजा, कोकीन इत्यादि, इन सब के व्यापार में काफ़ी फेमस है। तो इन सब के व्यापार भी किया जाता है, अवैध व्यापार किया किया जाता है, हथियारों का काला बाज़ारी की जाती है।
तस्करी होती है। तो इन सब समस्याओं से मेघालय जूझता रहता है, जो कि एक लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या है, और इसे सरकार, वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है, वो लगातार संभाले रखने का, सुलझाने का प्रयास कर रहा है। तो इन चीज़ों को तो हम देख सकते हैं। और अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी मंत्रास विद आदित्य ग्रुप। इसमें आप अपने आंसर्स को डाल सकते हैं, जिसका रिव्यू आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमने देखा मेघालय के बारे में। तो डियर फ्रेंड, ये हमने सारे वो वीडियो देख ली जो आज हमने देखना था, और साथ ही साथ हमने 3 राज्यों को और कवर किया, और हमारे अब 4 राज्य टोटल हो चुके हैं। बाकी जो बचते हैं 3 राज्य, उनको हम आगे कंप्लीट कर लेंगे अगले वाले वीडियो में। इस प्रकार से आपका एक जो बड़ा सेक्शन, जो राज्यवार आपकी स्थिति का हमने जो एक एनालिसिस हम कर रहे हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड, ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।